लोकसभा चुनाव के वक्त जेपी नड्डा ने द इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि आज के समय में भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए। आपका जो क्वेश्चन है ना, हाँ। वो क्वेश्चन आपने घुमा फिरा के पूछा है। दो गुट चलते हैं इधर पर, एक नितिन गडकरी जी का गुट चलता है, एक देवेंद्र जी का गुट चलता है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा यदि रहता तो आज गडकरी साहब कार्यालय का उद्घाटन करने नहीं आते। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ही जो लोग उस वक्त थे वो तो अब भाजपा के साथ हैं। अब चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर आप अजीत पवार की बात कर लें, इतनी सहृदयता कैसे आ गई? क्या कोई गुट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी एक है। जब भी आरएसएस का नाम आता है, जब भी भाजपा का नाम आता है, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो महात्मा गांधी का आता है। क्या विचार हैं आपके उनको लेकर? आरएसएस भी गांधी जी को उतना ही मानते हैं जितना इस देश की हर नागरिक मानते हैं। नरेंद्र मोदी जितनी बार नागपुर आते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने, अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन कभी भी वो आरएसएस के मुख्यालय नहीं जाते। जब देश चलाना पड़ता है तो कोई संगठन नहीं चलता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ललन टॉप की टीम नागपुर में है। हम महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए आए हैं। नागपुर की हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर मौजूद है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा ये वो विधानसभा है जहां से देवेंद्र फडणवीस, जो अभी फिलवक्त प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। हमारे साथ कुछ स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़कर अभी काम कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या विचारधारा है, ये अभी के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इनको क्या लगता है कि नागपुर में क्या विकास हुआ है। इनके नज़रिए से जो भी इनके मुद्दे हैं और जो भी इनका पर्सपेक्टिव है उसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भाऊ, किससे शुरुआत करूँ? आपसे? क्या नाम है आपका? रितेश गावंडे। क्या करते हैं रितेश जी आप? मैं बिजनेसमैन हूँ हाँ, और पूरा समय कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता। किसके कार्यकर्ता मानूं आपको? वैसे तो हम देश राष्ट्र हित में काम करने वाले कार्यकर्ता है हाँ। और राष्ट्र के लिए जो काम करेंगे हम उसके कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो राष्ट्र के लिए मतलब आपकी परिभाषा के हिसाब से मैं आपको आरएसएस का स्वयंसेवक मानूं या फिर भाजपा का कार्यकर्ता मानूं? मैं इस देश का नागरिक भी हूँ और दोनों भी इसका संगठन का कार्यकर्ता भी हूँ। दोनों ही संगठन से आप जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाऊ? मेरा दिलीप दिवे नाम है। हाँ मैं भी दोनों संगठन से जुड़ा हूँ, हाँ। आरएसएस से भी जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हूँ। अच्छा और देश हित में काम करना ये हमारा लक्ष्य है, बाकी कोई विषय नहीं है। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या देवेंद्र फडणवीस जी के लिए जुड़े हैं एक साथ, क्या उनके प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं? बिल्कुल। इस महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनके नेतृत्व में 2014 से 2019 में जो इस महाराष्ट्र को गतिशील विकास हुआ है, उसके बाद में 2.5 साल जो उद्धव जी ठाकरे के इनके कार्यकाल में जो महाराष्ट्र के खराब हुए और इस स्पेशली इस नागपुर और विदर्भ के खराब हुए, उसके बाद में अभी फिर से 2 साल से जो इस नागपुर शहर का और विदर्भ का और महाराष्ट्र का जो विकास हो रहा है, उसके लिए हम माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब इनके साथ में खड़े हैं। अच्छा, मैं थोड़े ऐसे सवाल भी करूंगी समझने के लिहाज से कि आप लोग के विचार क्या है। अगर आप असहमत हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं या आप सवाल का जवाब ना देना चाहे तो ये भी आप पे निर्भर करता है। आपने कहा कि उद्धव जी ठाकरे के समय पर यहाँ पर काम खराब हुआ, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ही जो लोग उस वक्त थे वो तो अब भाजपा के साथ हैं। अब चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर आप अजीत पवार की बात कर लें, जिनके धुर विरोधी भाजपा होती थी, जिनके खिलाफ भाजपा वाले बोला करते थे, तो इतनी सहृदयता कैसे आ गई? मतलब कैसे इतनी स्वीकार्यता आ गई? देखिए, एकनाथ जी जो है, हमारा जो गठबंधन था शिवसेना के साथ में, वो हिंदुत्व के लिए था और एकनाथ जी तो थे, ये शिवसेना का एक पार्ट थे। वो जब आए भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो एक नैतिक गठबंधन है और ये विचारधारा का गठबंधन है। उस वजह से इसमें कोई भी जनता को इसके अंदर में दिक्कतें नहीं है। और ये जो गठबंधन बना हुआ है ये महाराष्ट्र के विकास के लिए हुआ है, महाराष्ट्र के नागरिक के विकास के लिए हुआ है। तो विचारधाराएं तो कभी भी बदल सकती है ना, या विचारधारा तो उतनी ही प्रगतिशील है जैसे पानी प्रगति करता रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह, वैसी विचारधारा का भी है कि आज इनके साथ जुड़ी है, कल को हो सकता है किसी और के साथ। तो आप लोग को ये डर नहीं लगता कि इस बार का चुनाव इनके साथ हो रहा है, हो सकता है चुनाव के बाद किसी और का गठबंधन हो जाए? राजकारण की कोई परिसीमा नहीं होती है। हाँ। जो अच्छा लगता है, जो विदर्भ के विकास की या महाराष्ट्र के विकास की बात करता है, उसके साथ सरकार बनती है। जो नैरेटिव पसराते हैं, जो निगेटिव काम करते हैं, जो कांग्रेस ने लोकसभा में किया या बाकी पार्टियों ने किया, उन्होंने क्या किया? खाली गलत काम किया है। 2.5 साल में हमारा महाराष्ट्र जो इतना पीछे चले गया है, जो 2.5 साल में देवेंद्र जी ने कहा कि कहाँ लेके गया है। ठीक है, किसी का तो साथ लेके ही सरकार बनेगी।
क्या है, निर्णय तो जनता करती है, जनता को जैसा लगा जनता ने वैसा किया, लेकिन उसको जनता के वादे को निभाने का काम खाली देवेंद्र जी फडणवीस, शिंदे जी और हमारी सरकार करती है। तो भाव आप लोगों का ऐसे क्या मन खराब हुआ जब मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा देवेंद्र जी को, या आप लोगों ने उसे भी स्वीकार कर लिया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी देश हित के अंदर में, राष्ट्र हित के अंदर में, प्रदेश हित के अंदर में जो पार्टी कहती है वो निर्णय मानती है, और देश के लिए और नागरिकों के लिए, और नागरिक अंतिम छोर के नागरिकों के लिए विकास यही उसकी परिभाषा होती है। उसके लिए कोई भी समय में कुछ भी चीज़ों के लिए वो तैयार रहता है करने के लिए। उस वजह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये सिर्फ व्यवस्थापक पद है, पर जनता की समस्या सुड़ाना और जनता के लिए प्रति काम करना, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हर वक्त आप लोगों की अभी इच्छा क्या है? मान लीजिए इस चुनाव में अगर महायुति की सरकार आ जाती है तो आपकी नज़र में किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, एकनाथ शिंदे को या देवेंद्र फडणवीस? देखिए, देवेंद्र फडणवीस। इस पार्टी के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर में जो भी निर्णय होते उसका स्वीकार भारतीय जनता पार्टी का। वो तो ठीक है, लेकिन इच्छा भी तो इंसान की कोई चीज़ होती है, आपकी पर्सनल भी तो कोई मतलब इच्छा होगी कि आप क्या चाहते हैं। मैं नागपुर का नागरिक करके मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मेरे नागपुर शहर का आमदार मुख्यमंत्री बने। इच्छा तो आप लोगों की भी है कि देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए, नागपुर से बनना चाहिए। उन्होंने पिछले 5 साल का कालावधि ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पूरा कालावधि पूरा किया है, और पूरा कालावधि को ऐसे ऐसे काम किया है कि जो पिछले 2014 के पहले कभी कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद में जब 2.5 साल का काम हुआ तब भी मुख्यमंत्री घर से सरकार चलाते थे। अच्छा, हमने ये सुना जब हम नागपुर के लोगों के बीच जा रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि जब तक देवेंद्र जी यहाँ रहते थे, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो लोगों से बहुत कनेक्ट था। अब उनके पास वक्त नहीं रह गया, और यही बात कल देवेंद्र जी ने अपने एक वक्तव्य में इस बात को दूसरे तरीके से कहा कि अब मैं मतलब उतना मिल नहीं पाता हूँ, उतना आप लोगों से जुड़ नहीं पाता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये एक नुकसान की वजह, क्योंकि जब हम पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देखते हैं तो जो जीत का मार्जिन है वो काफ़ी कम हुआ था, अगर इसी दक्षिण पश्चिम सीट की मैं बात करूँ? हमारे देवेंद्र जी का ऐसा है, देवेंद्र जी महाराष्ट्र संभालते हैं तो उन्होंने हमारे मंडल में या हमारे नागपुर के ऐसे कार्यकर्ते खड़े करके रखे हैं कि देवेंद्र जी महाराष्ट्र देखते हैं तो उनका हर कार्यकर्ता नागपुर में उनका काम करता है, उनका चेहरा मुखौटा बन के काम करता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जवाबदारी उनको दी। आज वो इलेक्शन में इधर बहुत कम आएंगे, लेकिन हम डंके की चोट पे कहते हैं बहुत भारी मतों से उनको चुन के लाने की ताकत रखता है एक एक कार्यकर्ता। इतना सक्षम कार्यकर्ता है हमारा बीजेपी का। अच्छा, और ये जो बाहर ऐसे खबरें उड़ती है, हमें नहीं पता सच क्या है, आप लोग बताइएगा कि 2 गुट चलते हैं इधर पर, एक नितिन गडकरी जी का गुट चलता है, एक देवेंद्र जी का गुट चलता है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा यदि रहता तो आज गडकरी साहब कार्यालय का उद्घाटन करने नहीं आते। यहाँ कोई गुट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी एक है, और वो भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब लोग एक लाइन में एक दिशा में काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज इतनी आगे जा रही है। फेक न्यूज है, ये सब फेक न्यूज है जो बताइए आपने, वो सब अफवाहें हैं, अफवाहें फैलाई जा रही है। हाँ, ये निगेटिव अफवाहें फैला के प्रशासन देखिए, प्रशासन चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी करके सामान्य नागरिक से लेके हर नेता को मालूम है। यहाँ पहले प्रशासन चलता है, पार्टी का आदेश आया कि ये तो वही सुनना पड़ता है। अच्छा, अब मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लूंगी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं या उनकी विचारधारा के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग ये बताइएगा। जब भी आरएसएस का नाम आता है, जब भी भाजपा का नाम आता है, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो महात्मा गांधी का आता है। क्या विचार हैं आपके उनको लेकर? नहीं, महात्मा गांधी ये देश के नेता थे, वो जो है उनका नाम तो हर इंडियन लेता है, हर आदमी लेता है, तो उनका लेना भी चाहिए। वो राष्ट्रपिता थे, क्यों नहीं लेंगे आप? वो आरएसएस का आदमी है या इसका आदमी है, ये बात नहीं होती है ना। गांधी जी के लिए आप अक्षर रह गए। गांधी जी ये राष्ट्र नेता थे, राष्ट्रपिता थे, वो राष्ट्रपिता ही रहेंगे। उनको तो हर इंडियंस, हर महाराष्ट्रियंस, हर आदमी चाहेगा ही ना। तो क्या हम ये माने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने भी गांधी जी को उतनी ही सहृदयता से स्वीकार कर लिया है जितनी सहृदयता से उन लोगों ने एकनाथ शिंदे को स्वीकार कर लिया है? नहीं, ये देखिए आप दोनों का तुलना नहीं हो सकती, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम बहुत बड़ा है, नहीं, और एकनाथ जी शिंदे जी का भी नाम बड़ा है। उसमें वो
दोनों की जो लेवल है नहीं, वो मैं दोनों की विचारधारा की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे एकनाथ शिंदे या अजित पवार इनके खिलाफ तो खुल के कि ये देखिए कितना घोटाला किया है, इनको जेल में होना चाहिए, इस प्रकार की बातें करके। और यही बात जो लोगों के बीच में एक मैसेज है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महात्मा गांधी के विचारों से उतना सहमत नहीं है। और ये भी एक नैरेटिव चलता है कि नाथूराम गोडसे पहले आरएसएस में थे, फिर हिंदू महासभा में थे। तो जो विपक्ष आरोप लगाता है, कई बार राहुल गांधी अपने भाषण में जिक्र करते हैं कि आरएसएस की विचारधारा गांधी की विचारधारा के खिलाफ की है। देखिए, आरएसएस की विचारधारा जो है कभी भी गांधी जी के खिलाफ नहीं थी। आरएसएस भी गांधी जी को उतना ही मानते हैं जितना इस देश की हर नागरिक मानते हैं। ये मीडिया और लोगों को वजह से फैलाई गई ये गफलत है, उस वजह से इसका कोई भी संबंध नहीं है। और दूसरी बात रही एकनाथ जी शिंदे से, एकनाथ जी शिंदे के ऊपर मैं आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करप्शन के कोई भी चार्जेस लगाए नहीं गए। देखिए मैडम, क्या होता है ना, पॉलिटिक्स के अंदर में कुछ कैलकुलेशंस चलते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर में जब तक सत्ता नहीं है आपके पास में तब तक आप जनता का अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर में सत्ता आने के लिए, सत्ता लाने के लिए हर चीज़ का निर्णय लिया जाता है, जिसके अंदर में उसके वजह से आम जनता का विकास हो, आम जनता के काम अच्छे हो। अगर आप देखते हैं अभी 2.5 साल के अंदर में जो पहले उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार और नानाज पटोले जी के मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन अजीत पवार के खिलाफ ईडी की फाइलें खुली थी, जिनके खिलाफ इतने जांच थे, वो जैसे ही इधर आए, इनके साथ गठबंधन हुआ, वो फाइलें भी बंद हो गई और जांच भी बंद हो गई। तो इस पर तो फिर सवाल करते हैं ना। आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। अजीत पवार साहब को की जो फाइलें वो आज भी बंद नहीं हुई है। हमारे अभी भी खुल सकती है अगर गठबंधन टूटा तो। गवर्नमेंट का और गठबंधन का कोई विषय ही नहीं है। हाँ। उनको जो कुछ भी राहत मिली है वो कोर्ट से मिली है। और हमारे फडणवीस साहब भी बोलते हैं कि जो भी है वो कोर्ट के निर्णय के हिसाब से सब होगा। किसी के कोई फाइल बंद नहीं हुई है, सब जैसे के वैसे है। जिसके ऊपर जो भी चार्ज कोर्ट रखेगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अच्छा, न्यायालयीन प्रक्रिया है ना, न्यायालयीन प्रक्रिया को आप यदि जनता में लाओगे, देखिए जो भी उनके ऊपर केसेस लगी है वो न्यायालय में है, उसके ऊपर हमने तो चर्चा नहीं करना है। अब आपकी राष्ट्रपिता की बात है ना, राष्ट्रपिता की विचारधारा और उनके नातू की विचारधारा, नातू तो आप मालूम है ना कि नहीं पहचानते उनको, तो उनकी विचारधारा में कितना फर्क है। तो ये जो विचारधारा की जो बात है ना, वो गांधी परिवार की विचारधारा इन्होंने पूरी खत्म कर दी है। राष्ट्रपिता की विचारधारा क्या है और इनकी विचारधारा क्या है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, आज हम लोग पक्ष का काम कर रहे हैं, हमारे नेता काम कर रहे हैं। विकास की जो बात कौन कर रहे हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन महायुति यही कर रही है। आप लोग तो वो हैं आरएसएस से भी जुड़े हैं और बीजेपी से भी जुड़े हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त जेपी नड्डा ने द इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि आज के समय में भाजपा को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए। इसके बाद खबरें आई कि कई स्वयंसेवक इस बात से आहत है और इस स्टेटमेंट से नाराज़ हुए हैं। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है आज के समय में चुनाव जीतने के लिए? आपका जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपने घुमा फिरा के पूछा है। अरे मैंने तो जेपी नड्डा जी का जो स्टेटमेंट था उसी से मैं आपको उसका पूरा डिटेल देता हूँ। जेपी नड्डा साहब ने जो बोला कि वो बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर हमारे आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारियों ने एक अच्छा बयान भी दिया है। कैसा है कि आरएसएस से निकले हुए जितने भी अलग अलग हमारे जो पार्ट है, वो सब पार्ट अपने अपने खुद के बलबूते पे खड़े होना चाहिए। उनको आरएसएस की ज़रूरत नहीं रहना चाहिए। ऐसा इस तरीके का काम उस पार्ट ने करना चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने बोला। उन्होंने ये उनका विषय नहीं है कि वो आरएसएस को, बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है या आरएसएस को बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, हम बीजेपी में हैं। जब तक हम बीजेपी में हैं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं। हमारे गडकरी साहब भी स्वयंसेवक है, देवेंद्र फडणवीस भी स्वयंसेवक है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि बीजेपी और आरएसएस अलग अलग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 4 महीने पहले जेपी नड्डा जी भी खुद स्वयंसेवक है, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी भी खुद स्वयंसेवक है, माननीय अमित भाई शाह भी खुद स्वयंसेवक है। भारत अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है, समाज के काम करने वाली संस्था है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों में जाती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, सत्ता में आने के बाद में आम आदमियों के काम करती है। आप नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं। मैं अभी कुछ खबरें पढ़ रही थी तो उसमें एक खबर ये थी कि नरेंद्र मोदी जितनी बार नागपुर आते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने, अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन कभी भी वो आरएसएस के मुख्यालय नहीं जाते, कभी भी वो। हाँ? गलत बात है आपकी, एकदम गलत बात है।
वो 10 जब सालों में। सुनिए जब वो पीएम बने हाँ, तब आरएसएस गए थे वो, हाँ, ठीक है। और जब देश चलाना पड़ता है तो कोई संगठन नहीं चलता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। संघ एक संगठन है और हमारा राजकीय पार्टी जब वो पंतप्रधान पद पे आ गए तो पूरे भारतीय लोग उनके वो नेता है, तो उन विचारधारों से। लेकिन जब वो बने तो पहले संघ स्थान पे ही आए थे, ये आपको सुनना पड़ेगा। आप कुछ भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे ना, कोई काम की नहीं है। वो संघ से जुड़े रहेंगे, लेकिन आना ही चाहिए, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, ये जो खबरें चलती है कि आरएसएस और बीजेपी में कुछ दूरियां आ गई है, और मैं बताती हूँ कि ये खबरें क्यों चलती है। जैसे 4 महीने पहले मोहन भागवत जी का एक बयान था, उन्होंने कहा था कि जो राम भक्त हैं वो अपने मन से काम करें, लेकिन उनमें अहंकार नहीं आना चाहिए, वरना अहंकार आता है तो फिर वहाँ से पतन शुरू होता है। और कई लोगों ने इस स्टेटमेंट को इस बात से जोड़ कर देखा कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और जिस तरह 400 पार के नारे की बात हो रही थी और 300 से कम में भी सिमटना पड़ा, तो उसको जोड़ा गया कि उनका इशारा शायद उस ओर था। मैडम ऐसा है, 400 पार का नारा, देखिए जब एग्ज़ाम आती है ना तो अपन भी बोलते फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए। हमारे पार्टी का क्या गलत है? हम भी सोच रहे थे, जब 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी विकास की बात कर रहे हैं, नॉन करप्ट पार्टी करके हमारा ये है, तो हम भी सोच रहे थे 400 पार। अब कुछ समाज ने या कुछ इसने उसको नैरेटिव फैलाया, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा विरोधाभास तैयार किया, वो जातिकरण पे वो लोग गए हैं। ये नहीं चाहना चाहिए। विकास की चर्चा, देश का पंतप्रधान विकास की बात करता है, कोई जात पे और कोई समाज पे नहीं जाता है। वो जो विषय ले गए उन्होंने, उसमें जिसको समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा ना उसमें थोड़ी सी गलती हुई है। लेकिन अभी विधानसभा में पूरा उसका चित्र पलट गया है। अब लोगों को ख्याल में आया कि लोकसभा में हमारी गलती हुई है, अब विधानसभा का चित्र आपको अलग दिखेगा। अच्छा, आपने जातीय का जिक्र किया, जातीय समीकरणों का जिक्र किया, जातीय, बस आखिरी 2 या 3 सवाल करूंगी। तो ये बात हमेशा होती है, मतलब जब संविधान की बात होती है, बाबा साहेब की बात होती है, तो आरक्षण की भी बात आती है और जाति की भी बात आती है कि जाति में लोग बटे हुए हैं, स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हम कितना भी बोलते रहें कि ये देश में सब बराबर है, आज भी हम देखते हैं कि नहीं है। आए दिन खबरें आती है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो आप मतलब जो इस पर सवाल करते हैं, जो इसकी आलोचना करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप उस स्ट्रक्चर को ही क्यों नकार देते हो? आप ये क्यों स्वीकार नहीं कर सकते कि कुछ लोग हैं जो प्रिविलेज है और कुछ लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज है? आप कैसे कह सकते हो कि एक दलित या एक आदिवासी जिन तक आज तक कोई सुविधाएं नहीं पहुंची, वो आपके और मेरे जैसे बराबर है? आप कैसे वो बराबरी की लकीर खींचते हो? देखिए मैडम, जब जब इस देश के अंदर में चुनाव आता है, तब तब कांग्रेस जैसी एक पार्टी को इस देश में जातीय ध्रुवीकरण करने का याद आता है। 5 साल में कभी काम नहीं करते, बट जब उनके नेता आते हैं तब वो जातीय ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं। उनका टिकटों का भी बंटवारा जातियों के भरोसे पे होता है। दूसरी बात रही अपने जो छोटी जाति है, अभी जो कम जातियाँ हैं, निचले स्तर की जातियाँ, आज अगर आप उनका स्तर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा आ चुका है। आज अगर देखेंगे इस देश की ये जो राष्ट्रपति है वो एक आदिवासी समाज से आती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आई हुई है। इस देश के अंदर में अगर मुस्लिम पंतप्रधान अगर बने हुए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हुए हैं। इस देश के अंदर में अगर कोई एससी समाज के कम्युनिटी के अगर राष्ट्रपति बने हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी है। कांग्रेस जो होती है हरदम जातीय ध्रुवीकरण करके लोगों को गुमराह करती है और लोगों को गुमराह करके लोगों के वोट लेने की कोशिश करते हैं। जो राहुल गांधी आज तक कहते थे लोकसभा के पहले कि संविधान बदलने वाला है, वही राहुल गांधी लोकसभा इलेक्शन के बाद में कहते हैं कि हम संविधान बदलने वाले हैं। वही राहुल गांधी के जो है महासचिव वो केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि हाँ हम संविधान बदलने वाले। उसी राहुल गांधी के इसके महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि हाँ मैं इनसे सहमत हूँ, राहुल गांधी से सहमत हूँ। आज तक का इस देश के अंदर में 70 बार संविधान बदला गया हुआ है और 70 बार जो संविधान बदला गया हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में बदला गया हुआ है। और पहली बार बदला गया है तब इमरजेंसी के वक्त बदला गया हुआ है। उसके बाद में एक देश में एक संविधान के हिसाब से एक कानून चाहिए, पर इसी बाबा साहब के हमारे संविधान को कांग्रेस ने 370 धारा लगा के कश्मीर में संविधान का हत्या की है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब वो संविधान बदलने की बात करते हैं, भाजपा उसको अलग तरह से पेश करती है। हम ये बात करते हैं कि जो अभी रिजर्वेशन चला आ रहा है वो काफ़ी नहीं है, रिजर्वेशन को उस क्राइटेरिया को और बढ़ाने की, उस पर आऊँगी। जो आलोचना कांग्रेस करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या भाजपा की, वो ये कि अगर आरएसएस नहीं मानता जातियों में तो आज तक क्यों कोई आदिवासी या क्यों कोई दलित आरएसएस चीफ नहीं बना? मैडम
संविधान ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका जवाब आपको संघ के बड़े पदाधिकारियों से लेना पड़ेगा। हाँ, ये जवाब हम लोग, ये जवाब का हम आंसर नहीं आपको दे सकते, क्योंकि आपका लेकिन जो विचार तो सब हाँ, सब व्यक्ति हमारा के अपने हमारा सबका विचार एक है। संघ का भी विचार सब जातियों को लेके ही काम करता है संघ। इसलिए ऐसा आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जो जवाब आपको लेना होगा तो आपको संघ के बड़े पदाधिकारियों के पास जाना पड़ेगा और उन्हीं से आपसे लेना पड़ेगा। ये जवाब हम लोग हमारे स्तर पे नहीं दे सकते, आप इसका ख्याल रखें। अच्छा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जितने सवालों के जवाब इन्होंने दिए, इन सवालों के जवाब पर आप क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट में बताइएगा। हमारी कोशिश है कि जब हम चुनाव कवर करने के लिए आए हैं तो हम हर तबके तक पहुँचे, हर स्टेक होल्डर तक पहुँचे, जिनका यहाँ पर प्रभाव है, जिनका यहाँ पर वर्चस्व है, या जो एक बड़ी संख्या में इलेक्टोरली वोट देते हैं, किन विचारों के आधार पर वोट देते हैं, उन तक पहुँचा जाए। वो जो विचार रखते हैं उसको समझा जाए, उस नब्ज को टटोलने की कोशिश की जाए कि आखिर इनका वोटिंग पैटर्न कैसे रिफ्लेक्ट होता है। कैमरे के पीछे अमितेश है, मैं सोनल हूँ। हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके क्या विचार है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।